हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पॉलिटिशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यानी 18 जून को करंट अफेयर्स के अनुसार या कहा जाए तो आज के दिन जो घटनाएं हुई उसके अनुसार जो प्रश्न या 5 जो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर निकलते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। यदि आपको ये पसंद आता है तो पॉलिटिशियन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ग्लोबल पीस इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज पोजीशन इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स इन 2021? इंडिया की 2021 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार क्या स्थिति है या कहा जाए तो किस स्थिति पर भारत है। आपके ऑप्शन है ए 135, बी 140 या 140, सी 160 और डी 85। तो दोस्तों प्रश्न है 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, और ऑप्शन है 135, 140, 160 और 85। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 135। इंडिया की अभी जो रैंकिंग है वो 135 है। और अब अगर इसकी पूरी व्याख्या की जाए इस इंडेक्स की दोस्तों, तो ये जो द ग्लोबल पीस इंडेक्स है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है, जो सिडनी में स्थापित है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 163 आपके इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब देशों को शामिल किया जाता है। इस सूचकांक में आपके 163 स्वतंत्र आपके जो राज्य हैं या उन्हें जो है देश के रूप में जान सकते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। इस सूचकांक में 2008 से लेकर अभी तक मतलब 2008 से 2021 तक आइसलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे पीसफुल कंट्री का खिताब जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, या कहा जाए तो मोस्ट पीसफुल जो कंट्री है वो आपकी आइसलैंड है, और इसीलिए आइसलैंड पहले स्थान पर है। हम 135वें में हैं। और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से वर्ल्ड का सबसे खतरनाक या कहा जाए तो वर्ल्ड का सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है, सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो दोस्तों याद रखना है ये जो इंडेक्स है वो कहां से पब्लिश होता है, भारत की रैंक कौन सी है। ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे या कहा जाए तो जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे किस देश के द्वारा अनाउंस किया गया, या किस देश के द्वारा जून 3 राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। आपके ऑप्शन है यूएसए या कहा जाए तो अमेरिका, दूसरा ब्राजील, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस। तो दोस्तों इसका आंसर है यूएसए। अब ये आपका जो है यूएस के अभी जो नव निर्वाचित आपके जो प्रेसिडेंट हुए हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने अभी एक कानून पास किया है कि 19 जून को जो है जून 3 नाम के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। अब इसे राष्ट्रीय अवकाश बनाना क्यों है, उसके पीछे एक इतिहास है दोस्तों। यूएसए में या कहा जाए तो अमेरिका में आपका जो है 1861 से, ये आप देख रहे होंगे अप्रैल 12 1861 से लेकर मई 9 1865 तक गृह युद्ध चल रहा था, या कहा जाए तो सिविल वॉर चल रहा था। और उस सिविल वॉर की समाप्ति पर यूएसए में एक बहुत बड़ा आपका जो है वैश्विक कदम उठाया गया था, और वह कदम था स्लेवरी या कहा जाए तो दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना। तो उस दास प्रथा की समाप्ति के उपलक्ष्य में आपका जो है 19 आपका जो जून है उसे आपका जो है जून 3 डे की तरह या राष्ट्रीय अवकाश या नेशनल हॉलीडे की तरह मनाया जाएगा। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका का जो गृह युद्ध है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अमेरिका में ये आपको जो ब्लू आपके स्टेट्स दिख रहे हैं ये आपके फ्री स्टेट है, मतलब यहाँ पर स्लेवरी पूरी तरह से बैन थी। लेकिन जो व्हाइट आपको स्टेट दिख रहे हैं यहाँ पर स्लेवरी थी। स्लेवरी या कहा जाए तो दास प्रथा चालू थी। और दास प्रथा क्यों चालू थी, उसका कारण ये था कि जितने भी व्हाइट स्टेट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये कृषि प्रधान स्टेट थे। ये कहा जाए तो अमेरिका का वो भाग थे जहां पर कृषि सबसे ज्यादा होती थी, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती थी, और कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इंटेंसिव लेबर या कहा जाए तो श्रमिक की आवश्यकता होती है, और इसीलिए सस्ते दामों में अगर श्रमिक मिलता है तो फायदा बढ़ जाता है। और इसीलिए अमेरिका के इस भाग में या कहा जाए तो नॉर्थ आपका जो अमेरिका है वो स्लेवरी को कंटिन्यू करना चाहते थे, जबकि दक्षिण अमेरिका जो है वो उसे पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था, और इसी कारण से गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो आपको याद रखना है जून 3 आपका जो है वो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। विच मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? ये कहा जाए तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो दोस्तों प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में कौन से मंत्रालय शामिल हैं। ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज,
होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इन चारों को देखते हुए चार आपके ऑप्शन है, ओनली ए, मतलब ए, क्या सिर्फ ए सही है? ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा ऑल, मतलब चारों ऑप्शन सही हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो प्रश्न याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में कौन से मंत्रालय शामिल है? तो इसका जवाब है दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। मतलब ये दोनों आपकी जो ए और बी आपकी मिनिस्ट्री है, ये दोनों आपका जो है इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में शामिल है। अब वास्तविक रूप में ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है क्या? आपका ये जो राष्ट्रीय समुद्री आपकी जो विरासत परिषद, ये भारत सरकार द्वारा समुद्र की जो विरासत है उसे रीडेवलपमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो सबसे पहला स्थान आपका गुजरात का लोथल है, जिसमें तकरीबन 400 एकड़ आपकी जो है वो जगह है, जिसे रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि जो प्राचीन इतिहास का आपका जो बंदरगाह है, जिसे लोथल के नाम से जाना जाता था, उसे फिर से विकसित किया जा सके, क्योंकि ये हमारी एक समुद्री विरासत है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू आपका, इन मिनिस्ट्रीज के थ्रू आपका इस एरिया को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। When Ordnance Factory Board established in India? भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई? ए 1774 दिल्ली में, बी 1775 कोलकाता में, सी 1780 मद्रास में, या डी 1791 बॉम्बे में। तो प्रश्न ये है दोस्तों, भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब है 1775 कोलकाता में। अब इसका इतिहास देखते हैं दोस्तों। 1775 के समय पर ब्रिटिश आपका जो है भारत में राज कर रहे थे, और ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशानुसार आपका जो है 1775 में जो फोर्ट विलियम है कोलकाता में, वहां पर आयुध निर्माणी बोर्ड या कहा जाए तो ऑर्डिनेंस आपका जो बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान जो भारत सरकार है, उसने ये फैसला लिया है कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपका जो बोर्ड है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और अब उस बोर्ड को ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें जो वर्तमान में 41 फैक्ट्रियां हैं उन सभी को समेटकर 7 फैक्ट्रियों के रूप में बदला जाएगा, और भारत सरकार के अधीन ये सातों की सातों फैक्ट्रियां होंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि इसे रीस्ट्रक्चर करना है। 41 फैक्ट्रियों को रीस्ट्रक्चर करके 7 आपका जो है ऑटोमेटेड आपका जो है फैक्ट्रीज बनानी है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरह से रहेगी। और इसका मेन मकसद ये है कि जो आपका आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया जो है, उसे और ज्यादा प्रमोट करना है रक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, डीप ओशियन मिशन। प्रश्न ये है, which option is incorrect regarding deep ocean mission? पहला, it's a part of Blue Economic Initiative. Ministry of Earth Science is a nodal ministry of the project. The mission have 6 component, मतलब इसके 6 घटक हैं। चौथा, 30% of Indian population live in coastal areas who affected by this project। मतलब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और पूछा गया है प्रश्न में कि डीप ओशियन मिशन में इनमें से कौन सी चीजें सही हैं। पहला, यह ब्लू इकोनॉमी आपका जो इनिशिएटिव है, या नीला आपका जो आर्थिक आपका जो इनिशिएटिव चालू किया गया उसका पार्ट है। यह अर्थ मिनिस्ट्री जो है आपकी, पृथ्वी मिनिस्ट्री जो है, ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें 6 घटक है। और चौथा, ये जिस क्षेत्र पर लागू किया जाना है वहां पर भारत की 30% पॉपुलेशन रहती है या इससे इफेक्टेड होगी। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ओनली ए, तीसरा ए बी सी, और चौथा है ऑल द एबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑल द एबव। वर्तमान भारत सरकार द्वारा डीप ओशियन मिशन स्टार्ट किया गया है, और इसका प्रमुख उद्देश्य इसमें 6 प्रमुख घटक के रूप में है। पहला, गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग करना है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, मतलब एक ऐसा आपका सलाहकार सेवा का या एक सलाहकार एडवाइजरी आपकी सर्विस बनाना है जो जलवायु परिवर्तन को देख सके। तीसरा, एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज भी करनी है और उसका संरक्षण भी करना है। डीप सी का सर्वे करना है। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर की खोज करनी है। एडवांस मरीन स्टेशन, या कहा जाए तो अग्रिम समुद्री स्टेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के ये 5 प्रश्न थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए कंटिन्यू पॉलिटिशियन चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।